हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज अच्छे अच्छे आर्टिकल के साथ शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। तो सबसे पहले हम लोग रोज की तरह कोटेशंस को देख लेते हैं। होल्ड फेथफुलनेस एंड सिंसियरिटी एज फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो इस तरीके के कोटेशंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? एथिक्स में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली फेथफुलनेस और सिंसेरिटी जो है वो आपके फर्स्ट प्रिंसिपल की तरह होनी चाहिए, बिकॉज ये लाइफ में आगे लेके जाने के लिए एक कीवर्ड की तरह होती है। तो ऐसे राइटिंग या फिर पेपर 4 में ये ऐसे कोटेशंस आपके काम आते हैं। इसको आई होप आप लिख रहे होंगे। अभी आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हम एक ही थिंकर के ऐसे कोटेशंस को लिख रहे हैं। एथिक्स में आप अगर सिलेबस को आपने देखा है तो वहाँ पर आपको एक जगह पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इस ऐसे जो टॉपिक्स हैं वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आपसे उठता है तो आप ज़रूर ऐसे कोटेशंस वगैरह को यूज़ भी कर सकते हैं। और कई बार कोटेशंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं और उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो अगर आप जो अच्छे अच्छे फिलोसफर्स और फेमस फिलोसफर्स या थिंकर्स रहे हैं, अगर आप उनके कोटेशंस को याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो जो नए लोग हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इस डिस्कशन में बहुत कुछ मिलेगा आपको। जैसे आपको बता दें, हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो सेशन होगा उसमें स्टेट एंड टेम्पल रिफॉर्म दैट मिस द पॉइंट एंड ईरान फैंटेसी। हम लोग रिफॉर्म है ये दूसरा वाला एग्रीकल्चर में, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और ईरान फैंटेसी में ये सी राजा मोहन साहब का आर्टिकल है। आप लोग अगर फॉलो करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को तो जानते होंगे, बहुत ही फेमस राइटर हैं और उनके द्वारा जो टॉपिक्स लिखे जाते हैं वो आईआर पर बेस्ड होते हैं और बहुत ही अलग व्यू पॉइंट होता है। आज हम लोग सबसे पहला आर्टिकल यही डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने इंडिया, ईरान और चाइना के इस ट्रायंगल के ऊपर कई सारे आर्टिकल को देखा है, लेकिन आज का जो आर्टिकल होगा आपको बहुत अलग अप्रोच वहाँ पर मिलेगा एंड यू विल डेफिनेटली फील कि यार ये बहुत अलग तरीके से सोच करके इन्होंने लिखा है और सही भी होता है। तो इसको हम लोग सुनेंगे। आप प्लीज़ पेशेंस बना के रखिएगा। बाकी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। आज मेंस का जो क्वेश्चन होगा आज कमेंट में अभी आपको दे दिया जाएगा, वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं अभी स्टेप अप आईएएस से भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कॉल या मैसेज के माध्यम से इस चैनल का उनको पता चल रहा है, तो उनको बता दें कि आईएएस रिव्यू, आईएएस दरबार पर आंसर रिव्यू के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। आप उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिल रहा है, साथ में आप आंसर्स को लिख करके अपलोड भी कर सकते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनके आंसर्स को भी पढ़ सकते हैं, कॉलीग्स के आंसर को पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम पर आईएएस दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के डिस्कशन में हमें ये सारे फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी श्योर शॉर्ट, ठीक है? तो बीआरआई और सीपीसी के हमने कल ही बात की थी, लेकिन उसके बाद ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे। 26 अमेंडमेंट किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, किस बात पर हुआ था? देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ से। शांता कुमार कमेटी किससे संबंधित है? एपीएमसी में क्या बदलाव हुआ है? ये सब आज हम लोग जानने वाले हैं। डिस्कशन में बने रहिएगा। तो एक आर्टिकल होगा स्टेट एंड टेम्पल, दूसरा होगा रिफॉर्म दैट मिस द पॉइंट एंड तीसरा है ईरान फैंटेसी अरब नेग्लेक्ट। देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। शांता कुमार कमेटी से एसोसिएटेड है, आपको बताना है कि किससे संबंधित है, ये कमेटी क्यों बनाई गई थी। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें सरकार ने प्राइवी पर्स और प्रिविलेजेस जो दिए गए थे फॉर्मर रूलर्स को या प्रिंसली स्टेट्स को, उसको अबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। ये कौन से अमेंडमेंट में हुआ है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और तीसरा सवाल है चाइना डिजिटल सिल्क रोड से जुड़ा हुआ, क्या है ये डिजिटल सिल्क रोड? तो अभी आपको डिस्कशन में बताएंगे भी। अगर आपको पहले से पता है तो 1 सेकेंड लगेगा, ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट में जाकर के आंसर लिखिए। आप लोगों के फ़ायदे के लिए दोस्तों ये क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं ताकि न्यूज़पेपर का जो कंबाइंड अप्रोच है वो आपको मिल सके। और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगता है ये डिस्कशन, आपको कौन सा सेक्शन बहुत अच्छा लगता है, आप क्या और ऐड ऑन करना चाहते हैं। कुछ सजेशंस हैं तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं और ज़रूर मैं उसको आगे इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है दोस्तों। आज से ऑनलाइन प्रोग्राम, एक प्लेटफॉर्म हमने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है और उसके माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। जो लोग घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है।
तो आपको जो भी फीस स्ट्रक्चर वगैरह है वो बता दिया जाएगा 8750069419 पर। अगर ज़रूरत है, चाहे आपको इंडिविजुअल क्लास की ज़रूरत हो इकोनॉमी या किसी भी सब्जेक्ट की, इसके अलावा अगर आपको गाइडेंस प्रोग्राम की ज़रूरत हो या आपको ओवरऑल प्रोग्राम की ज़रूरत हो, तो आप एक बार अप्रोच कीजिए। ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है ये बहुत डिफरेंट है, इट्स नॉट लाइक जो आप बाकी जगह पर देख रहे हैं। जैसा कि आपने जब हमारे यूट्यूब चैनल को भी एनालिसिस किया है, कंपेयर किया है, जैसा आपसे ही मुझे पता चला है कमेंट के माध्यम से कि वी आर नॉट वर्किंग लाइक अ यूट्यूबर, कि हम आपसे बस व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको बताएं कुछ भी चीज़। तो सेम कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट का भी है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं मेंटर्स का भी है, कि आपके साथ हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि इस तैयारी में सारा काम तो आपको करना है, लेकिन वहाँ पर अगर आपको गाइडेंस दे दिया जाए, मार्गदर्शन दे दिया जाए, तो आपको एक रास्ता दिख जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी की बात आप फ़ोन पर कर सकते हैं, डिटेल्स वहाँ पर ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ईरान फैंटेसी, अरब नेग्लेक्ट। कहाँ से एसोसिएट हो जाएगा? ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशन से, बायलैटरल रिलेशंस या फिर ग्रुपिंग, ग्लोबल ग्रुपिंग, ऐसे सेक्शन में हम इस टॉपिक को ऐड करेंगे। और हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिया, ईरान एंड द अरब वर्ल्ड, नॉट द चाइना। हाँ, चाइना मुद्दा ज़रूर है, बट जो पूरा ट्रायंगल है वो अरब कंट्रीज को लेकर के लिखा गया है। ठीक है, सो बेसिक देख लेते हैं, बैकग्राउंडर देख लेते हैं। चाइना डिजिटल सिल्क रोड, मतलब समझ में आ गया होगा आपको क्या मतलब हो सकता है इस डिजिटल सिल्क रोड का। तो सेकेंड बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन दैट टुक प्लेस इन 25 अप्रैल, वर्ल्ड लीडर्स गैदर इन द बीजिंग टू डिस्कस मोर बायलैटरल प्रोजेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज विद चाइना। तो चाइना ने इस पूरे प्रोग्राम को, ये 2019 की बात है जब एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पे सारे लीडर्स मिले थे और बेल्ट एंड रोड फोरम जो है वो सेकेंड की मीटिंग हो रही थी और इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए बातचीत चल रही थी। वहीं पर उसी दौरान जो डिजिटल सिल्क रोड का कॉन्सेप्ट है उसका भी जिक्र हुआ और इसको पहली बार इंफॉर्मेशन सिल्क रोड के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में। ठीक है, तो कि कौन लॉन्च करेगा? ऑब्वियसली चाइना ने लॉन्च किया होगा। और नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा इनिशिएटेड ये पूरा प्रोग्राम है जिसमें कि इंफ्रा को डेवलप किया जाता है। ठीक है, जो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, अभी मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में भी, तो उसमें कैसे इंफ्रा को डेवलप करना है, कैसे स्पेस कोऑपरेशन को डीप करना है और डिजिटल वर्ल्ड में कैसे अपनी धाक जमानी है। आपको बता दें कि साइबर वर्ल्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और चाइना उसमें पीछे बिल्कुल नहीं है। और अभी साइबर सिक्योरिटी को लेकर के भी लगातार बात चल रही है। कई सारे सिस्टम को हैक कर लिया जाता है, पर्सनल डाटा को चुरा लिया जाता है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आज पूरे वर्ल्ड के सामने बना हुआ है। लेकिन चाइना इस डिजिटल वर्ल्ड में भी लीड कर रहा है। तो आइए बीआरआई की बात कर रहे थे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो आपको मैंने कल भी बताया था। इसको स्टार्ट क्यों किया गया था? ताकि जो बाकी के देश हैं उनके साथ कोऑपरेशन कर सके चाइना। मेन उद्देश्य था कि सेंट्रल एशिया, रशिया से होते हुए यूरोप तक पहुंचना, रोड, पोर्ट, इन सभी के माध्यम से वो रास्ता तय करना। तो इसमें एग्जैक्टली कब इसको शुरू किया गया? 2013 में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के द्वारा अनाउंस किया जाता है। उसके बाद बड़ी तेजी से काम शुरू करते हैं ये लोग बीआरआई में। उसी में ग्वादार पोर्ट को डेवलप करना हो पाकिस्तान में, या फिर बांग्लादेश या म्यांमार में डेवलप करना हो पोर्ट्स को। इसके अलावा जो रोड्स हैं, रेलवे लिंक्स हैं, इन सभी को इस पूरे प्रोग्राम में रखा गया है और भारत इसका विरोध करता है। मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि इसका जो लोकेशन है उसमें से एक लोकेशन कहाँ से होकर निकलता है, वो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके, वहाँ से होते हुए निकलता है और इसलिए ये डायरेक्ट हमारी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पर चैलेंज है चाइना का। तो इसलिए भारत इसको पूरी तरीके से इसका विरोध करता है, खास करके सीपीईसी का, जो इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। और सीपीईसी जो कॉरिडोर है यही पीओके से होकर के निकलती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कल डिस्कशन कर लिया था। मेन आर्टिकल पर चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। इसमें क्या कहा जा रहा है? तो मुद्दा है अभी हाल ही में जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट था, कहाँ पर? ईरान में। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था ना, चाबार पोर्ट जो ईरान में है, वहाँ से आगे जाकर के जायदान जो आगे अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है,
वहाँ पर एक रेलवे लिंक बनाया जाना है और इस रेलवे लिंक को बनाने की जिम्मेदारी इंडिया के पास ही थी, क्योंकि इंडिया चाबार पोर्ट को डेवलप कर रहा है और हो चुका है, ऑपरेशन में भी आ चुका है, काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन अभी चूंकि ईरान को जल्दी है कि ये रेलवे लिंक कंप्लीट किया जाए और इसके लिए वो अब इस प्रोजेक्ट को चाइना को देना चाह रहा है बहुत ही तेजी से, क्योंकि इंडिया अभी वहां पर काम करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, बहुत बड़ी बात हुई, डिबेट डिस्कशन का मुद्दा बना। सभी लोग, मैंने, आपने, और जो ये प्रेजेंट आर्टिकल लिख रहे हैं सी राजा मोहन साहब, उन्होंने भी आर्टिकल को पढ़ा। अब उन्होंने अपनी अपनी एक रणनीति बनाई, अपना एक विचार आपके सामने रखा है कि ये अभी जो चल रहा है सिस्टम वो कैसा सिस्टम है और एक्चुअली में क्या होना चाहिए। तो देखिए, ईरान के साथ भारत के बहुत गहरे संबंध हैं, ये अक्सर कहा जाता है, इसको माना भी जाता है, लेकिन आज के समय में अगर आप गैप को देखते हैं तो गैप थोड़ा ज़्यादा है इंडिया और ईरान के बीच में। बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन गैप्स क्रिएट हो गए हैं। लेकिन हिस्ट्री में झांक करके देखें तो ऑब्वियसली हम बहुत अच्छा और स्पेशल रिलेशन शेयर करते हैं, चाहे हिस्टोरिक कनेक्शन हो, सिविलाइजेशन बॉन्ड हो, या फिर एनर्जी सप्लाईज और रीजनल सिक्योरिटी की बात हो, तो दोनों देश एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं। और वहीं भारत का इंगेजमेंट जो अरबियन पेनिनसुला में बाकी देश हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा है। 9 मिलियन ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स, अब अरब रीजन की बात करते हैं कि अरब कंट्रीज के साथ भारत का रिलेशन कितना अच्छा है। देखिए, ईरान के साथ तो कहा जा रहा है, लेकिन सही मायने में ये कॉन्ट्रास्ट की सिचुएशन को शो करता है कि रिलेशन है बहुत अच्छा, लेकिन क्या सही मायने में हम ईरान के साथ व्यापार अच्छे से कर पा रहे हैं या फिर हमारे लोग वहाँ पर रह पा रहे हैं। देखिए, इस मामले में जो अरब नेशन है, जो अरब कंट्रीज हैं, वो काफ़ी आगे हैं। कैसे? वहाँ पर मिलियंस ऑफ इंडियन पीपल रहते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी कोरोना के समय में काफ़ी मुश्किलें भी पैदा हो गई हैं, क्योंकि हमने एक दिन आर्टिकल में डिस्कस किया था कि कतर, यूएई, इन सभी देशों ने अपने यहाँ पर यूथ को जॉब प्रोवाइड करने के लिए या फिर उनको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए बाहर से आने वाले जो उनके इमिग्रेंट्स हैं उनको अब वो जॉब देने में लिमिटेशंस लगा रहे हैं। जैसे कि कतर में भी बोला गया कि 15% ही इंडियंस काम कर सकते हैं। तो लेकिन इसका दूसरा एंगल हमें क्या समझ में आता है कि भारत से बड़ी तादाद में लोग अरब नेशंस में काम करते हैं, ह्यूज रेमिटेंसेस वहाँ से भारत में भेजा जाता है, कॉमर्शियल इंगेजमेंट बहुत अच्छा है, और इस तरीके से दोनों देशों के बीच में रिलेशन जो अरब कंट्रीज़ हैं और भारत के बीच में बहुत अच्छा है। यूएई और सऊदी अरबिया की अगर हम बात करते हैं तो रिसेंट ईयर्स में ऑब्वियसली दोनों देशों ने काफ़ी अच्छा रिलेशन डेवलप किया है। मतलब मुस्लिम वर्ल्ड को, जैसा कि यूएई, सऊदी अरबिया वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस तरीके से भारत को इन्होंने सपोर्ट किया है, बहुत आगे बढ़ कर के सपोर्ट किया है। ऐसा कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं आपके पास। जब कश्मीर के लिए एक्ट लाया गया था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तब भी जो ये अरब कंट्रीज़ थे इन्होंने भारत का सपोर्ट किया था। उन्होंने क्या कहा था कि ये भारत का इंटरनल इशू है, तो इसका मतलब है कि वो खुल कर के सामने आए थे और उन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया इस मामले में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। रिलेशंस को आपको कैसे जोड़ना है, आप कैसे बताएंगे कि अरब कंट्रीज़ के साथ भारत का अच्छा रिलेशन है। अब यहीं पर एक एंग्जाइटी का भी जिक्र कर लेते हैं। अब एंग्जाइटी किस तरीके की है? एंग्जाइटी उसी रेलवे कॉन्ट्रैक्ट की है। लग रहा है कि कहीं ईरान भारत से दूर तो नहीं हो रहा, कहीं ईरान चाइना के करीब तो नहीं जा रहा, और अगर भारत के से दूर होकर के चाइना के करीब ईरान चला जाता है तो भारत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो राइटर क्या कह रहे हैं? राइटर का मानना है कि जो लार्ज डेमोक्रेसी होती है, लार्ज कंट्री होती है, बहुत मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उनके लिए ये सब आम बातें हैं। कुछ विन होता है, कुछ लॉस होता है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपको सारे प्रोजेक्ट मिल ही जाएंगे और आपका हर जगह पर कहीं पर कुछ नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा जनरली नहीं होता है। तो भारत को इस एंग्जाइटी से बाहर आने की ज़रूरत है, जिस एंग्जाइटी में अभी भारत है। एंड देन देयर इज़ नो एस्केप ऑफ पॉलिटिकल रिस्क एसोसिएटेड विद द फॉरेन प्रोजेक्ट्स। अब ईरान की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर कई सारे इश्यूज़ हैं। कैसे कई सारे इश्यूज़ कैसे हैं? तो देखिए, एक तो ईरान का अपना इंटरनल जो मामला है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा झोल है। दूसरा मुद्दा है इंटरनेशनल लेवल पर यूएस के द्वारा सैंक्शन लगा दिया गया है। अब जैसे सभी लोग जानते हैं कि सैंक्शन के लगने की वजह से ईरान की इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, बहुत बुरा असर पड़ा है। नो डाउट इसकी वजह से वर्ल्ड की अदर इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ा, उसमें से इंडिया भी एक है।
लेकिन सैंक्शन की वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा आई हैं। अब भारत को जाहिर तौर पर यहाँ पर यूएस के सैंक्शन के लिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब सैंक्शन को जैसे मान लीजिए छाबार पोर्ट के लिए तो एग्जेम्प्ट कर दिया गया था सैंक्शन को, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट के लिए तो नहीं किया गया है। तो ऐसे में इंडिया को सोच समझ करके ही अपना कदम उठाना पड़ेगा। अगर ईरान बहुत ज़्यादा पैनिक होता है कि भाई मेरे को तो रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो ऐसे में यूएस सैंक्शन को इंडिया ब्रेक नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि उसके अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये इसके साथ एक एंग्जाइटी भी है भारत में कि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई और सपोर्ट करेगा। दूसरा, अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ये बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे फॉरेन पॉलिसी एलीट हैं, मतलब बड़े बड़े लोग जो थिंकर्स हैं, जो डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका क्या मानना है भारत को लेकर के। वो कहते हैं कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में ईरान को जगह दीजिए, राइट। तो जो फॉरेन पॉलिसी बननी चाहिए उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत को मिलना चाहिए, ऐसा राइटर का मानना है। उनका कहना है कि जो अभी रिलेशनशिप हम शेयर करते हैं ईरान के साथ, और उसमें काफ़ी ट्रबल है कहीं ना कहीं इस रिलेशन में, बिकॉज ऑफ द मेनी रीजन। और दूसरा ये कहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे, वो कभी भी खुश नहीं कर सकती है अपने अपोजिशन को या फिर हर किसी को, कि हर गवर्नमेंट के टर्म्स में कुछ ना कुछ तो हुआ है। जैसे अभी बीजेपी की सरकार है तो ये मामला सामने आ रहा है। जब एनडीए गवर्नमेंट थी, तब जब यूपीए गवर्नमेंट थी 2005 में, तब भी इशूज सामने आए थे, तब भी एक मामला उठा था न्यूक्लियर प्रोग्राम में लेकर के, जो डिबेट डिस्कशन था। उसके बाद भी कुछ ऐसे इवेंट का ये जिक्र करते हैं कि जब दिल्ली ने वोट कर दिया था ईरान के अगेंस्ट में, कहाँ पर, आईएईए में। ये आर्टिकल हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि जब न्यूक्लियर चीज़ों को बढ़ाने के लिए, नहीं बढ़ाने के लिए कहा गया और सैंक्शन लगाने की बात की गई ईरान पर, तब ये जो आईएईए है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसी ने बताया था कि ईरान वॉयलेट कर रहा है रूल्स को और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको एनरिच करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें दिल्ली ने क्या किया था, अगेंस्ट में वोट किया था, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था गवर्नमेंट का। तो ये कह रहे हैं कि ये होता आया है, ये ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट को सही डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे डिस्कशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में ईरान के लिए एक अहम रोल होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम जोग्राफिक और डेमोग्राफिक साइज के तौर पर देखते हैं, सो जियो पॉलिटिकल लोकेशन, नेक्स्ट डोर नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स ऑफ इट्स पीपल मेक ईरान वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशन। ईरान की खास बात क्या है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का होना, वहाँ का डेमोग्राफिक साइज, वहाँ का जियोपॉलिटिकल लोकेशन इतना अच्छा है कि वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड के अदर पावर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जाहिर तौर पर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी होगी उसमें ईरान को तवज्जो मिलनी चाहिए, बहुत बढ़ चढ़ कर मिलनी चाहिए। नाउ इंडिया लॉसिंग टू चाइना इन ईरान, क्या ऐसा है क्या ये जो डर है, क्या ये सही है? तो अब देखिए इस पर ये क्या कहते हैं, ऋषि राजा मोहन साहब कह रहे हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों रीज़न है यहाँ पर कि ईरान को अपने बिजनेस में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, एक तरफ यूएस के साथ प्रॉब्लम, दूसरा ईरान के जो अदर कंट्रीज़ हैं, अरब की पेनिनसुला में जो बाकी देश हैं, उनके साथ ईरान का जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कई सारे कंस्ट्रेंट पैदा हुए हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में। वहीं अदर हैंड जब हम देखते हैं अरब वर्ल्ड को, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन हर जगह पर वो इंडिया के लिए अपना दरवाज़ा खुला कर रहा है। तो जो अरब वर्ल्ड है वो वेलकम कर रहा है भारत का, और ऐसे में जो 3 मॉडरेट अरब नेशन है, इजिप्ट, सऊदी अरबिया और यूएई, इनके साथ रिलेशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आर कन्फ्रंटिंग रेडिकल फोर्सेस इन द रीजन दैट द वैल्यूएबल पार्टनर फॉर इंडिया इन काउंटरिंग फोर्सेस ऑफ द डिस्टेबलाइजेशन। तो एक तरफ क्या है कि ये जो भारत के बहुत वैल्यूएबल पार्टनर्स हैं, इनकी अपनी राइवलरी है ईरान के साथ, दूसरा यूएस का अपना राइवलरी है ईरान के साथ। अब इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि उसको कैसे स्टैंड लेना है, क्योंकि ये तो बात सही है कि चाइना का इंक्रोचमेंट या चाइना का इन्वेस्टमेंट ईरान में बढ़ रहा है लगातार, लेकिन ये भी देखना होगा आपको कि चाइना ईरान के साथ साथ अरब वर्ल्ड में कैसे अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। इकोनॉमिक एडवांसमेंट में अगर देखें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखें, या चाइना के डिजिटल सिल्क रोड की बात करें, तो किस तरीके से चाइना अपने रिलेशंस को मेंटेन कर रहा है, ये भी आपको देखना होगा। और ऐसा नहीं है कि भारत का अपना कोई इकोनॉमिक फोर्स नहीं है अरब वर्ल्ड में, चाइना से कहीं आगे
हम लोग इंगेजमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर फोकस करना चाहिए अभी दिल्ली को, यानी कि भारत को। मस्ट अप इट्स कॉमर्शियल गेम इन द अरब वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड के साथ अपने कॉमर्शियल गेम को, रिलेशंस को बढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट करना चाहिए। जैसे अभी यूएई ने अपने यहाँ पर पहला होम ग्रोन अरब स्पेस मिशन को लॉन्च किया, कहाँ से, जापानीज रॉकेट से। तो यूएई के साथ स्पेस प्रोग्राम में भी भारत पार्टिसिपेट कर सकता है और ये एकमात्र अभी ऐसा कंट्री इमर्ज हो रहा है वहाँ पर गल्फ नेशंस में जो कि ओवर डिपेंडेंस जो है ऑयल पे, उससे दूर हट रहा है, उसको कम कर रहा है। मतलब बाकी जो देश हैं खाड़ी के, वो ज़्यादातर ऑयल पर डिपेंड कर रहे हैं और ऑयल को ही अपनी इकोनॉमी का एक मेजर सोर्स मानते हैं। उसमें यूएई जो है वो आगे और अलग हट करके काम कर रहा है, जो ऑयल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है। तो जाहिर तौर पर आपको क्या समझ में आता है कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप अगर हम यूएई के साथ बढ़ाना चाहें तो काफ़ी फायदेमंद होगा आगे के लिए। और ये कह रहे हैं कि लॉस्ट हो गया रेलवे कॉन्ट्रैक्ट, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अरबियन बिजनेस के साथ अपने रेंज को वाइड करना आज सबसे बड़ी ज़रूरत है, उसको नेग्लेक्ट भारत को नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है रिफॉर्म दैट मिस द पॉइंट, जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर में एसोसिएट करेंगे। और इसमें हम पहले बात करेंगे शांता कुमार कमेटी की। एपीएमसी और असेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो बदलाव हुआ है, इसके बारे में हमने, मुझे लगता है 10 से ज़्यादा आर्टिकल डिस्कस किया और सब जगह पर बैकग्राउंडर डिस्कस किया है। तो जो नए लोग जुड़े होंगे जिनको नहीं मालूम है, वो लोग सर्च कर लेंगे तो उनको मिल जाएगा। स्टेप अप आईएएस यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप सर्च कर लीजिएगा एपीएमसी एक्ट, तो आपको रीसेंट के आर्टिकल मिल जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे जो शांता कुमार कमेटी है उसका बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। इनको, ये जो कमेटी बनी थी शांता कुमार के अध्यक्षता में, इनको बनाया गया था, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई का हम जिक्र करते हैं बार बार, इनका रोड मैप, फ्यूचर रोड मैप क्या होना चाहिए, कैसे ये फंक्शंस करें, इसके लिए इनको बनाया गया था। और इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा एक जगह पर। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। इसमें क्या इनका कहना है कि कोविड रिलेटेड इकोनॉमिक क्राइसिस शुड बी एड्रेस्ड एज अ प्रायोरिटी। जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस आई है खास करके रूरल इंडिया में, उसको प्रायोरिटी पर एड्रेस किया जाना चाहिए, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स सोशल डायमेंशन बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड दिस क्राइसिस इज रिवेलिंग। तो क्या हुआ है, एक तो पेंडेमिक है, कोरोना वायरस है, दूसरी तरफ ये भी समझ में आया इस दौरान में कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत तो है। तो ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है इसकी हमें आवश्यकता पड़ी और उसको भी एड्रेस करना चाहिए, ये नीड ऑफ द टाइम है। फार्मिंग इन इंडिया हैज़ बीन मेड इकोनॉमिकली अनवायबल ड्यू टू द पोस्ट 1991 पॉलिसीज़। तो देखिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बदली हैं, अभी हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे कि पोस्ट 1991 के बाद की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत बदलाव आया, चेंज आया। इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, हर जगह पर प्रायोरिटीज़ को चेंज किया गया और उसमें जो मिडिल क्लास कंज्यूमर्स थे हैव बीन पैम्पर्ड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट। तो अब क्या हुआ, एक तरफ वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती गई, दूसरी तरफ रिफॉर्म करने की कोशिश चलती गई। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को उठाने के लिए जो गवर्नमेंट्स हैं वो लगातार पेम्पर उनको करती चली गई, उसमें सब्सिडी देना और फर्टिलाइज़र पे खूब सारी सब्सिडी, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। बल्कि हमने स्ट्रक्चर रिफॉर्म की कोशिश नहीं किया, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मनी को एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिचर को बढ़ाया और इससे हम धीरे धीरे जंप तो करने लग गए, हमारा जो लेवल है वो तो अपग्रेड हुआ, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं हुआ और उसका वजह से जो क्राइसिस है हम देख रहे हैं अभी। अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म जब हुआ भारत में, जब लिबरलाइज किया गया था चीज़ों को, तो देखिए कैसे कैसे बदलाव आया। अभी रिसेंटली एपीएमसी एक्ट, आपको याद है होगा, एपीएमसी एक्ट में बदलाव किया गया है और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया गया है। दोनों बदलाव बेहद ज़रूरी हैं, आप याद रखिएगा इन चीज़ों को। एपीएमसी एक्ट में अभी जो बदलाव है उसमें क्या कहा गया कि किसान मंडी के बाहर भी अपने सामानों को खरीद सकते हैं। जो सेलर्स हैं ना, वो जाकर के जो बड़े बड़े विक्रेता हैं और उसके बाद जो खरीदार हैं वो जाकर के किसानों से सीधा माल खरीद सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस को दिया गया, फ्यूचर मार्केट का भी ऑप्शन दिया गया कि आप जब किसान अपने फसल को बोते हैं तभी आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया।
और इस तरीके से असेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या किया गया, जो असेंशियल कमोडिटीज़ है जैसे कि फूड ग्रेन, इसके अलावा क्रूड ऑयल, तो जो ऐसी चीज़ें हैं जो असेंशियल हैं इकोनॉमी के लिए, उसमें से फूड ग्रेन को सरकार ने बाहर कर दिया, रेगुलेट कर दिया। अब इसको जो किसान लोग हैं वो आराम से बेच सकते हैं, अपने दाम पर बेच सकते हैं। हालांकि इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी अभी किया जा रहा है, कई सारे आर्ग्यूमेंट हैं जो अगेंस्ट हैं एपीएमसी एक्ट के। उनमें से क्या क्या है वो आर्ग्यूमेंट्स आप देख सकते हैं कि अब जब फ्री कर दिया गया ना, मार्केट रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया एपीएमसी एक्ट में, तो क्या होगा कि जो किसान है हो सकता है कि उनको नुकसान हो जाए, और जो एक प्रॉपर फिक्स्ड प्राइस उनको पहले मिलता था अब वो उनको ना मिल पाए। इसके बाद ये कहते हैं कि देखिए इसमें शांता कुमार कमेटी भी बनाई गई थी, हाई लेवल कमेटी, जिन्होंने रिकमेंड भी किया 2015 में कि भाई एमएसपी तो दिया जाता है, लेकिन एमएसपी जो दिया जाता है वो कुछ क्रॉप्स पे दिया जाता है, जैसे कि 22 क्रॉप्स पर दिया जाता है, बाकी क्रॉप्स पर नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ जो किसान है उनका नुकसान होता है, क्योंकि इसमें हम एक ही तरीके के फूड ग्रेन्स पर फिर फोकस करते हैं, जिस पर एमएसपी दिया जा रहा हो, जिस पर सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हो, सब्सिडी दे रही हो, तो उन्हीं फूड ग्रेन्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जा रही है इकोनॉमी, और हम कहीं और शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद एक और मेन प्रॉब्लम को ये डिस्कस करते हैं, दैट ऑन द कॉन्ट्ररी इट हैज़ हिस्टोरिकली बीन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन लाइक स्टेट इंटरवेंशन इन जनरल, फार्म प्राइसिंग इज द केस इन पॉइंट। तो स्टेट का इंटरवेंशन ज़रूरी है, वो रखना चाहिए। एपीएमसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965। अब देखिए ये कुछ हम आर्ग्यूमेंट्स पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या खिलाफ में कहा जाता है। तो एपीसी बनाया गया था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, 1965 के बाद बनाया गया था। उसमें यही कहा गया था कि टू एक्सेस द टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वाइल डिटरमाइनिंग एग्रीकल्चर प्राइसिंग। तो जो ये प्राइसिंग तय होती है, जो मूल्य रखा जाता है, उसमें उसको रेगुलेट करने के लिए, लिविंग कॉस्ट के लिए एपीसी को बनाया गया था। बाद में 1985 में एपीसी को सीएसीपी बनाया गया, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कर दिया गया, और उसमें फिर कुछ बदलाव किया गया। तो ऐसे करके ग्रेजुअली बहुत सारे बदलाव किए गए। 1991 के बाद एक मेजर चेंज आता है मार्केट में, क्योंकि हम एलपीजी को इंट्रोड्यूस करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद से जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बदलने लग गई, और एग्रीकल्चर में रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हो पाया। एपीएमसी एक्ट हेल्प इंडिया टू बिल्ड अप द फूड स्टॉक्स, नो डाउट। एपीएमसी एक्ट की अगर आप बात करते हैं तो आज जो फूड ग्रेन है भारत में, उसमें एपीएमसी का बहुत बड़ा रोल है, इस एक्ट का बहुत बड़ा रोल है कि एफसीआई के पास 3 गुना ज़्यादा फूड ग्रेन आज मौजूद हैं, कंपेयर करें अगर पिछले लेवल से, तो 2005 से देखें तो। इंडिया मैनेज टू वेदर द 2008 ग्लोबल क्राइसिस। आपको याद होगा 2008 में फूड क्राइसिस, ग्लोबल फूड क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस तो था ही, साथ में ग्लोबल फूड क्राइसिस भी आया था, लेकिन उस समय में भारत अपने आप को मैनेज कर पाया था बिकॉज ऑफ दीज नॉर्म्स, क्योंकि तब हम इंटरनेशनल फ्यूचर मार्केट्स पर लिंक्ड नहीं थे और डिपेंडेंट नहीं थे, उसी की वजह से हम खुद को बचा पाए थे। एपीएमसी एक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन रिफॉर्म्ड अ ग्रेट एक्सटेंट। इसका पहले से कई बार इसको रिफॉर्म करने की कोशिश भी की गई, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो अलग अलग राज्यों ने अपने अपने हिसाब से बदलाव करने की कोशिश की है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ स्कीम्स लिखे हैं, आंसर में आप इसको यूज़ कर सकते हो कि रैतू बाज़ार आंध्र प्रदेश में स्कीम लाया गया, तमिलनाडु में उजावार सांधाई लाया गया, ठीक है, तेलंगाना में रैतू बाज़ार ही है, अपनी मंडी पंजाब में ओपन किया गया। मतलब एपीएमसी के तर्ज पर ही ये अपना अलग अलग इन्होंने एक इनिशिएटिव एपीएमसी एक्ट के माध्यम से राज्य ने भी अपने यहाँ पर खोला, बिकॉज एग्रीकल्चर याद रखिएगा स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। बिहार ने भी इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश की। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ग्रेजुअल चेंजेस हुए हैं। वाइल द रिफॉर्म अनाउंस द मोदी गवर्नमेंट आर नॉट राइट वंस, इंडियन एग्रीकल्चर डज नीड रियल रिफॉर्म। अब राइटर का क्या मानना है? राइटर कह रहे हैं कि रियल रिफॉर्म करो। अभी जो आपने बदलाव किया ना, एपीएमसी एक्ट में चेंज कर दिया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में चेंज कर दिया, इससे नहीं काम चलेगा, आपको रियल रिफॉर्म करना होगा एग्रीकल्चर में। इट इज स्टिल टू हैवली सब्सिडाइज्ड इन अ फेवर ऑफ द बिग प्लेयर।
अभी जो आप सब्सिडीज देते हो ना, जैसे आपने इस पर सबसे ये जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है उस पर आपने सब्सिडी दे दिया, तो अभी बहुत ही हाईली सब्सिडाइज्ड हैं ये चीज़ें। इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए और मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाया जाना चाहिए। ऐसे फूड ग्रेन्स जैसे कि जो राइट, वीट, शुगर केन है, क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे हमें अभी शिफ्ट होने की भी ज़रूरत है। तो कई सारे रिसर्च एंड डाटा में इन चीज़ों को बताया गया है। दिस हैज लीड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब क्या हो रहा है, आप जब पानी नहीं है और आप राइस की खेती कर रहे हो, आप धान उगा रहे हो, तो क्या हो रहा है, इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है और मोनोकल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। एंड ये बायोडाइवर्सिटी को एक थ्रेट पहुंचाता है। तो इस चीज़ों में बदलाव लाना चाहिए सरकार को। लिबरलाइजेशन वुड ओनली स्ट्रेंथन द रोल ऑफ लार्ज कंपनीज एंड इंक्लूडिंग दोज इन एग्री फूड सेक्टर्स। तो कैसे हम प्राइवेट सेक्टर को और इसमें इंट्रोड्यूस करें, ये सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद ये कहते हैं स्ट्रक्चरली फार्मिंग नीड्स द मेड इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली वायबल इन इंडिया। ठीक है, अब ये जो हेडिंग है इसको आप लोग काट देंगे, ये हेडिंग इसका नहीं है, पिछले वाले का है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि कैसे हम इंडिया को इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली वायबल बनाएं, राइट। और ये कैसे पॉसिबल है, ऑब्वियसली फार्मिंग से। अगर हम फार्मिंग में बदलाव करते हैं, एग्रीकल्चर सिस्टम में जो जिस पर हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है, अगर उसको हम ऊपर उठाते हैं, वहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंज लेकर के आते हैं, स्टेट का इंटरवेंशन होता है बेटर प्राइसिंग को तय करने में, राइट। फिर वाटर हार्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद एग्रोकोलॉजिकल ट्रांजिशन लेकर के आते हैं, वेदर शॉक्स जो पड़ते हैं, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, तो इस सिचुएशंस को कैसे हमें काउंटर करना है, इस पर हम रणनीति बनाते हैं। तो जाहिर तौर पर फ़ायदा होगा, उससे किसानों का फ़ायदा होगा, फार्मिंग और स्ट्रांग बनेगी। तो ये सारे सुझाव इन्होंने दिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। कंक्लूजन में इनका कहना है कि एम.एस. स्वामीनाथन साहब की जो कमेटी बनी थी, उन्होंने काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए थे कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और उस इन्वेस्टमेंट को, उस रिकमेंडेशंस को फॉलो किया जाना चाहिए। इन शॉर्ट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया जाना चाहिए फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में, जो कि बाकी और सारे रिफॉर्म को अपने साथ लेकर के आएगा। अगला आर्टिकल है स्टेट एंड टेम्पल, जीएस पेपर 2 पॉलिटी में, एफआर में आ जाएगा। उसके अलावा ये आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा, क्योंकि हम बात करेंगे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की आज, ठीक है। तो ये एफआर में कैसे आ जाएगा, एक तो पहले जो आर्टिकल 18 है, उसके बाद आर्टिकल 17 है, उसके बाद आर्टिकल 12 है जहाँ पर स्टेट के डेफिनेशन को तय किया गया है। तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आइए इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। पहले पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा बताइए कितने में आप लोग कौन कौन गए हुए हैं यहाँ पर। ये बहुत फेमस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, न्यूज़ में है इसलिए, और बहुत सालों से है न्यूज़ में। अभी हम लोग आर्टिकल में देखेंगे अभी क्या क्या बदलाव हुआ है इसमें। तो अगर कोई गए हैं यहाँ पर तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये एक हिंदू टेम्पल है, कहाँ पर लोकेटेड है, तिरुवनंतपुरम, केरला में लोकेटेड है, ठीक है। और स्टेट कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, एज यू नो दैट। और इसको कहा जाता है, इस पूरी जगह को कहा जाता है द सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत, रेफरिंग टू द डेटी ऑफ द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो ये कब बनवाया गया था ये टेम्पल, अब ये बेसिक फैक्ट प्रीलिम्स के लिए याद रखना है आपको। चेरा स्टाइल में और द्रविडियन स्टाइल में आर्किटेक्चर है, 16th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था। हाई वॉल्स हैं यहाँ पर। अनंतपुरा टेम्पल in Kumbala is considered the original seat of the deity, and architecturally to the some extent temple is replica of the Adi Keshava Perumal temple in Tiruvattar, ठीक है। तो ये इनका बेसिक फैक्ट। खैर ये सब तो नहीं पूछेगी यूपीएससी, बट ये कहाँ पर है, कौन से भगवान की पूजा होती है, कौन से डेटी का वर्शिप होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू द पॉइंट। आर्टिकल में क्या कहा गया है, किस न्यूज़ पर आर्टिकल लिखा गया है। न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि श्री मार्तंड वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये बहुत पुराना केस है और इस पे 2 जज की बेंच बनी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसने कि केरला हाई कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न कर दिया। केरला हाई कोर्ट है, उसका फैसला क्या था, फैसला था स्टेट के पक्ष में, लेकिन उसको ओवरटर्न करके सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, इसकी मैनेजिंग और कंट्रोलिंग की जिम्मेदारी त्रावणकोर रॉयल फैमिली को प्रदान कर दी है।
क्योंकि त्रावणकोर रॉयल फैमिली ही इसको मैनेज करती आ रही थी शुरुआती दौर से, उनके द्वारा ही इसको डेवलप किया गया रॉयल फैमिलीज के द्वारा, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। तो एक फैक्ट आंसर राइटिंग का जरूर याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज राइट इन यूपीएससी। व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप गलत नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल मत बोलिएगा, अपराध होगा वो। अगर आपको गलती से ये लग भी रहा हो कि ये फैसला गलत है, तो उसको कहना नहीं है कि वो गलत है, उसको अलग तरीके से क्रिटिसाइज किया जा सकता है, वो भी एक स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को या गवर्नमेंट को नकारना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। सो कम टू द पॉइंट, इन 1949 थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर हैज साइंड अ covenant with the Union of India that the rule of Travancore, Balaram Verma and his legitimate successor and control and management of the temple। ठीक है, तो 1949 में जब सारा कुछ रीऑर्गेनाइज हो रहा था, उस समय में ये जो टेम्पल की जिम्मेदारी वहीं के रूलर को दे दी गई थी। लेकिन 1971 में क्या होता है, 26th अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि जो प्राइवी पर्स थे उसको खत्म किया गया। जो असिस्टेंस जो अलग से प्रोवाइड किया जाता था फैसिलिटीज़ रॉयल फैमिलीज़ को, उसको एबॉलिश कर दिया गया। ऑल रॉयल टाइटल्स को हटा दिया गया। कब हुआ ये? 1971 में 26 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ, ठीक है। नन अदर देन इंदिरा गांधी जी थी उस समय में, उन्होंने ऐसे बड़े बड़े कदम अपने समय में उठाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं, इफ देयर वर नो रॉयल टाइटल्स कुड देयर बी अ रॉयल फैमिली? अगर रॉयल टाइटल ही नहीं है तो रॉयल फैमिली कैसा? इफ देयर वॉज नो रॉयल फैमिली हाउ कुड इट कंट्रोल द टेम्पल? अब अगर रॉयल फैमिली ही नहीं है तो टेम्पल को कैसे कंट्रोल करेगी? तो इसका मतलब है हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं, सीधा जजमेंट के ऊपर पहुंच रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कैसे। जब रॉयल टाइटल ही नहीं है तो रॉयल फैमिली कैसी होगी? जब रॉयल फैमिली ही नहीं है तो टेम्पल को कंट्रोल कैसे कर सकती है कोई भी एक फैमिली? So Supreme Court held that the 26th Amendment did not impugn the rights of the रॉयल फैमिली। इनका कहना है कि जो 26th अमेंडमेंट है वो रॉयल फैमिली के राइट्स को, अधिकारों को नहीं ले सकता है कि पद्मनाभ स्वामी का मैनेजमेंट का केस उनके पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी फाइंडिंग्स देखी, दो क्लेम यहाँ पर रखे गए। turned on two claim। पहला है a vast number of temple in Kerala had been handed over the state trust in 1949, that there was a specific covenant concerning the Padmanabh Swami temple made it an exception। तो 1949 में जबकि बहुत सारे टेम्पल्स को स्टेट के को कंट्रोल में दे दिया गया था, लेकिन पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को एक्सेप्शन रखा गया था। भाई सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को स्टेट के पास जाना था तो 1949 में ही दे दिया जाता, जबकि ऐसा नहीं किया गया। इट ऑल्सो टर्न्ड ऑन द मेटाफिजिकली इंटरेस्टिंग क्लेम दैट द रॉयल फैमिली वॉज नॉट रॉयल बाय द वर्च्यू ऑफ द पर्टिकुलर टाइटल बट इट वॉज अ पर्टिकुलर फैमिली। तो इनका कहना है कि एक पर्टिकुलर फैमिली है रॉयल फैमिली, और जिसका कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है टेम्पल को मैनेज करने में, एंड रोल डिराइव्ड फ्रॉम द सेंट्रलिटी ऑफ द किंगशिप इन द मैनेजिंग द टेम्पल। जो किंगशिप हुआ करता था, टेम्पल को मैनेजमेंट जिस तरीके से किया जाता था, तो वही सेम सॉवरेन राइट्स अभी इस रॉयल फैमिली को दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये सारी बातें कही हैं, एंड इट वॉज अबाउट वेदर द किंगशिप could have a role when there were no king। तो ऑब्वियसली कई सारे सवाल उठ के रह जाते हैं कि भाई जब किंग नहीं है तो फिर किंगशिप का रोल कैसा, राइट। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इट वाज द फैमिली लाइनेज नॉट द टाइटल। कह रहे हैं कि ये टाइटल को नहीं दिया उन्होंने, ऐसा नहीं कि वो किसी राजा हैं उस फैमिली में इस वजह से उन्होंने उसको दिया, बल्कि एक फैमिली है, एक रॉयल फैमिली है, वो फैमिली इतने सालों से अपना काम कर रही है, मैनेजमेंट का काम देख रही है, तो इसीलिए उन्होंने उसके आगे को चीज़ों को कंटिन्यू किया है। वाइडर पॉलिटिकल रेमिफिकेशन ये कहते हैं कि अभी ये जो भारत में और भी टेम्पल्स हैं, सिर्फ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का केस ही नहीं है, बल्कि और भी कई सारे टेम्पल के केसेस हैं जहाँ पे बहुत बड़ा ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन देखा जाता है। मैनी हैव आर्ग्यूइंग दैट थाउजेंड ऑफ टेम्पल्स नीड टू लिबरेट फ्रॉम द स्टेट पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट के कंट्रोल से बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जिसको लिबरेट किया जाना चाहिए, और उसको जो उसके पर्टिकुलर जो पौराणिक लोग हैं या फिर जो भी रॉयल फैमिली जिसके भी कंट्रोल में वो टेम्पल थी उसको दे दिया जाना चाहिए। दे सी द इवॉल्विंग ज्यूरिस्प्रूडेंस इन द सुप्रीम कोर्ट ड्रिवन बाय द कंसलेशन एंड कंजर्वेटिव जजेस एज
सेटिंग अ न्यू प्रेसिडेंट इन द रेशन कंट्रोल ऑफ द टेम्पल अवे फ्रॉम द स्टेट। तो अब ये जो 2 लोगों की जज बनी बेंच है, उन्होंने एक अलग डेफिनेशन को यहाँ पर इंश्योर कर दिया। अब देखिए इस जजमेंट के आधार पर बाकी जगह भी चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड है या जहाँ जहाँ पे डिमांड चल रही है कि स्टेट फ्री किया जाए, टेम्पल को लिबरेट किया जाए, तो जाहिर तौर पर वो भी क्लेम कर सकते हैं। खैर ये तो आगे देखेंगे। राशन ये हम लोग ये वाला जो टाइटल है ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको आप लोग हटा लेंगे। आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल में क्या कहा गया? द इंस्पेक्टर ऑफ सेक्युलर स्टेट मैनेजिंग थाउजेंड ऑफ टेम्पल्स थ्रू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन अनॉमली। अब ये कुछ एक केसेस बताते हैं कि जो फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हिंदू रिलीजियस को लेकर के क्या कहा, चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट को लेकर के क्या कहा। उनका कहना है कि द रिजिड डिपार्टमेंटल कंट्रोल ओवर द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड मैनेजमेंट वाज अगेंस्ट सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं कि किसी का डिपार्टमेंट का कंट्रोल किस पर, टेम्पल पर या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर कोई ऐसा कंट्रोल स्टेट का या पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट का, वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलर नेचर है उसके अगेंस्ट जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो उस चीज को यहाँ पर इन्होंने नोटिस किया है। द डिस्टिंक्शन दैट द स्टेट मैनेज द सेक्युलर एस्पेक्ट ऑफ द टेम्पल नॉट इट्स रिलीजियस एस्पेक्ट हैड बी हार्ड टू मेंटेन। जाहिर तौर पर अगर कोई राज्य किसी टेम्पल का, कोई स्टेट के पास कोई टेम्पल की जिम्मेदारी है, वो उसका मैनेजमेंट वर्क देख रही है, तो ये अब मैनेजमेंट में और वहाँ के रिलीजियस फीचर में डिफरेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल है, उसको डिस्टिंक्शन दोनों में करना ये काफ़ी मुश्किल है। और इस तरीके से लगता है कि जो सेक्युलर नेचर है उसका वायलेशन समहाउ हो सकता है। टेम्पल वर नॉट जस्ट द सेंटर ऑफ किंगशिप। अगर आप पुराने ज़माने में जब टेम्पल की बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर में आपने पूरा टेम्पल का चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग, तो टेम्पल का बहुत बड़ा रोल होता था, राइट। वो उस जगह के पूरी चीज़ों को कंट्रोल करते थे, वहाँ का लैंड, वहाँ का रिसोर्सेज, एजुकेशन, हर चीज़ को कंट्रोल टेम्पल से किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, तो उस समय में टेम्पल बहुत पावरफुल हुआ करते थे, और ख़ास करके जो साउथ इंडिया में टेम्पल्स बने हुए हैं ना, दे वर वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। इवन द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, लोअर कास्ट वर नॉट अलाउड इन ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेजन टिल द मिड 20th सेंचुरी। तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की बात करें तो उस समय में वहाँ पर भी ऐसा था कि वैसे मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स में ऐसा था पहले के समय में कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको उनकी एंट्री नहीं होती थी, और ये मिड ऑफ द 20th सेंचुरी तक ऐसा हुआ। एंड द मैनेजमेंट ऑफ द टेम्पल इज द सोर्स ऑफ पेट्रोनेज। और अभी ये फिलहाल ये जो पूरा टेम्पल का है उसको किसको दे दिया गया है, वहाँ पर जो रॉयल फैमिली है उनको दे दिया गया है। अब कुछ सवाल उठ के रह जाते हैं कि इट इज़ एक्चुअली द स्टेट सिस्टमेटाइजेशन ऑफ द टेम्पल मैनेजमेंट एंड द क्रिएटेड द सिंगुलर लीगल आइडेंटिटी ऑफ द हिंदू टेम्पल इन द फर्स्ट प्लेस। देखिए जो टेम्पल होता है वो ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस के लिए होता है, वहाँ पर लोग इसलिए जाते हैं कि एक जो एक्सट्रीम पीस है वो उसको फील कर सके। तो आज के समय में मैनेजमेंट को बहुत पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि स्टेट इसको मैनेज करेगी या कोई पर्टिकुलर ट्रस्ट इसको मैनेज करेगा, या फिर इसको जिस तरीके से अभी देखिए ये इम्पॉर्टेंट इशू इसलिए हो गया क्योंकि अभी अयोध्या में भी जो राम मंदिर है वो बनने वाला है, और उसमें भी आपको मालूम है कि बहुत बड़ा सा ट्रस्ट है जो उस पर काम कर रहा है, और उसकी पूरी रणनीति भी तय हो रही है कैसे मंदिर बनना है, क्या होना है। फिर अभी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की जिम्मेदारी वहाँ के मैनेजमेंट का किसको दे दिया गया, वहाँ की रॉयल फैमिली को दे दिया गया, स्टेट से ले लिया गया, जो कि एक एक्सेप्शन है, ठीक है, बिकॉज भारत में जो ज़्यादातर टेम्पल्स हैं वो स्टेट के कंट्रोल में आते हैं। तो ये एक क्वेश्चन को फॉर्म करेगा अलग तरीके से, इस पर आपको थोड़ा और सोचना है, और भी आर्टिकल्स आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे इस पर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लगा डिस्कशन ज़रूर बताइए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और ऑल वाला जो बेल है उसको प्रेस करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। कीप स्टार्टिंग।